मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कब तक निगेटिविटी जन सामान का परसेप्शन बदलने में सफल होती रहेगी। कब तक निगेटिव बुद्धिजीवी भोले वाले नागरिकों को कंफ्यूज करते रहेंगे। कब तक कौन श्रेष्ठ है पर विवाद बना रहेगा। चर्चा करेंगे किस प्रकार सत्य की असत्य पर, अच्छों की बुराई पर जीत सुनिश्चित हो सके। चर्चा करेंगे कि किस प्रकार डाटाबेस व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस तरह के ऐप बनाए जा सकें ताकि सच और झूठ, अच्छे और बुरे का अंतर व्यक्ति विशेष का चेहरा स्कैन करके ही ज्ञात हो सके। अब जो हमारे समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग है, जो पैसा लेकर या किसी अन्य कारणों से उन तत्वों के साथ खड़ा हुआ है जो राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनके ऊपर हमें शर्म आती है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। टोटल ट्रांसपेरेंसी, ई वोटिंग, ई जज, ई एचआर, ई लोकपाल, ई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक, ई बजट बनाने के लिए माँ भारती चीख चीख के कह रही है। व्यक्ति विशेष का चेहरा स्कैन करके उसके समाज व देश व संसार में रेटिंग का ज्ञान हो सकता है। फिर इसमें विलंब क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि हम ये सब कुछ करके यहाँ पर मोदी को निकाल लेंगे? पैसा तो बाहर से आ रहा है, सोरोस दे रहा है, सीआईए दे रहा है, फोर्ड फाउंडेशन दे रहा है, रॉकफेलर से आ रहा है पैसा। कहाँ से नहीं आ रहा पैसा? और जिन पत्रकारों की आप नाम लेते हो, ये इन्फ्लुएंसर भी क्या, ये मतलब इन्फ्लुएंसर बड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द है। एनजीओज व पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग हो सकती है। डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के नाम पर ई ट्रांसपेरेंसी ऐप की सोच को नकारा जा रहा है। आखिर कब तक अच्छे को अच्छा साबित करने वो बुरे को बुराई छुपाने की व्यवस्था चलती रहेगी? इतिहास गवाह है, ताकत के बल पर षड्यंत्र द्वारा, साम दाम दंडभेद द्वारा, कत्लेआम द्वारा सत्ता परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में लुटियन मीडिया के बुद्धिजीवी पत्रकारों द्वारा सच को झूठ व झूठ को सच बताकर जन सामान्य का परसेप्शन व कंफ्यूज करने का अभियान जारी है। परसेप्शन है जो मैं अपने तमाम ग्रुपों में देख रहा हूं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे ही लोग वो कैसे इस भ्रामक स्थिति में जो भ्रम फैलाया जाता है, उस भ्रम में वो कैसे आते हैं, ये मैं खुद नहीं समझ पाता। और उनको समय समय पर जवाब देना, उनको समय समय पर मोटिवेट करना, लेकिन जैसे एडामेंट हो कोई अपने पूर्वाग्रह के प्रति। इतना पूर्वाग्रह, ये मानते हुए, ये जानते हुए कि कांग्रेस कहीं से भी नेतृत्व देने में समर्थ नहीं है। लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है वो इतना ही है कि ये भ्रम सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है, ये सारे वादे जो बढ़ चढ़ के किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि इस चक्कर में आम भोली भाली जनता शायद इनकी तरफ आ जाए और जो मोदी लहर की बात थी वो लहर न रह जाए। और इस उसमें ये एक एक स्थिति ये पैदा करना चाहते हैं कि भले मोदी जीते, भले मोदी गवर्नमेंट बनावे, लेकिन वो स्थिति ना आवे पावे जो 400 पार की बात करते हैं। वो इस 400, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 400 पार वाली बात खत्म हो जाए, वो जीते जीते, उनका पूरा कुनबा जीते जीते।
लेकिन हम तो सिर्फ इतना करेंगे कि अस्थिरता फैलाए। और मैं आपको फीडबैक इस माध्यम से देना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से, कि पढ़ा लिखा मुसलमान नाम नहीं लूंगा, हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर होकर रिटायर हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, 5 ऐसे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में हैं। हमारे एमडीज, डायरेक्टर्स और चीफ इंजीनियर्स का ग्रुप है। उस ग्रुप में जो वाद विवाद चलता है वो इस लेवल तक पहुंच जा रहा है कि हर बिंदु पर मुस्लिम जो नेतृत्व कर रहा है, ये 5 लोग, सिर्फ 5 लोग हैं जो उसमें है, और ये पांचों के पांचों सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं और हर उस बात को खत्म करते हैं कि मोदी ने जो किया है उसका वो भुगतेंगे। एक ने तो यहां तक कह दिया कि आप क्या समझते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर देंगे? यहाँ चुनाव परिणाम आने के बाद स्थितियां बड़ी विकराल हो जाएंगी, देश देश नहीं रहेगा। IIT, IIM, IS फेम के सीनियर सिटीजन्स, अलमुनी एसोसिएशंस, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन नोट कांग्रेस, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस से जुड़े अनुभवी वरिष्ठ नागरिकों को ई ट्रांसपेरेंसी ऐप बनाने के लिए तन मन धन से भारत देश के अमृत काल में सहयोग देना ही होगा। तभी 2047 में भारत दुनिया में सबसे ईमानदार व ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी के साथ साथ विकसित देशों में प्रथम व पुनः सोने की चिड़िया, दूध की नदियां, ज्ञान का सागर का सम्मान पा सकेगा। मेरी सोच ये है कि जब तक एक साइंटिफिक व्यवस्था नहीं बनेगी कि कौन श्रेष्ठ, तब तक चाहे अमेरिका हो, बाइडेन और ट्रम्प जैसे लोगों को मौका मिले, हिंदुस्तान में मोदी जैसे लोग, कर्मयोगी जैसे योगी को सत्ता से विमुक्त करने की चेष्टा जारी भी रहेगी और संभव भी है। सबसे विकट समस्या समाज में यह है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों या जो प्रिविलेज क्लास है उसको ना तो समझाने का प्रयास करते हैं, ना उनको के समक्ष कोई ठोस आर्गुमेंट रखने की बात करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। पहले मैं सक्सेना साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो पॉजिटिव मीडिया है, जो ईमानदार सोच रखते हैं, वो किस तरह से डिफीट करें निगेटिव परसेप्शन, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए देखिए सर, मीडिया की जहां तक बात हो रही है तो इसको हम मीडिया ना कहकर इन्फ्लुएंसर बोलें, वो ज्यादा अच्छा शब्द होगा। साधारणतः जिन चैनल्स को हम समझते हैं कि ये न्यूज चैनल्स हैं, तो मूलतः वो सब इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता था, लेकिन जब से हमारे यूट्यूब पे चैनल आ गए हैं तो उसमें हर व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है और उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ। वोटिंग के बाद नेक्स्ट डे जब मैं अपने घर आया तो मैंने अपनी कामवाली से कहा कि तुमने किसे वोट दिया? मैंने तो साइकिल को वोट दे दिया। वो हमारी कामवाली कहती है, अंकल जी आपका वोट तो गया पानी में। तो जो रूट लेवल पर लोग समझ गए हैं कि मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा, भी जब 26 तारीख को वोटिंग हुई थी तो लोग कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत कम है। मेरा इसमें अपना असेसमेंट है कि कहीं पर भी मुझे कांग्रेस, सपा
या अन्य कहीं किसी के भी एजेंट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और सारा वोट थोक के भाव एक ही जगह पड़ रहा है। क्योंकि मूलतः जो लोग इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं तो वो भी परिवार में रहते हैं, और उनको ही मालूम है कि हम अगर आज की तिथि में अगर राम के विरुद्ध जाएंगे या मोदी के विरुद्ध जाएंगे तो हमें समाज में कितना धिक्कारपन मिलेगा। इसलिए वो लोग चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, वोट नहीं डाल रहे हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि जो पहले जो पर्दा नशीब लोग हुआ करते थे वो फर्जी वोटिंग किया करते थे। इस बार वो जो फर्जी वोटिंग होती थी उस पर बहुत नियंत्रण लगा हुआ है, क्योंकि सभी बूथ पर वेबकास्टिंग हो रही है, जिससे कि रिकॉर्ड जो भी वोटिंग हो रही है उसका डायरेक्ट रिकॉर्डिंग सीधे लखनऊ और दिल्ली पहुंच रही है। इसलिए जो वोटिंग कम हो रही है उसका रीजन केवल यह है कि जो विपक्ष या दूसरे अन्य उम्मीदवार हैं या जो प्रत्याशी हैं उनका वोटर घर से बाहर निकलकर नहीं आ रहा है। ये मेरा अपना जो हमने महसूस किया वो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। और एक जन चेतना में एक लहर बह रही है जिसको हम कह सकते हैं अंडर करंट है, और मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। धन्यवाद संजय सक्सेना साहब। सोनी साहब, आपसे निवेदन है कि जो हरा हरा सक्सेना साहब ने दिखाया है और आप भी कुछ हरा हरा दिखाते हैं, उसी अनुसार अपनी कुछ टिप्पणी दें जिससे हमारे मैं आपको दर्शकों को कुछ पॉजिटिव लाभ मिले। मैं आपको दो बातों का जवाब देता हूँ। आपने बहुत सारे बिंदु उठाए हैं लेकिन मैं केवल दो का जवाब देता हूँ, इतना समय नहीं। जी। पहली बात तो ये कि संजय साहब ने आज जो बात कही है ये मैं पिछली बार भी कह रहा था। संजय सर, आप शायद इससे सहमत होंगे कि मैंने ये मुद्दा पिछली बार भी उठाया था, क्योंकि ऐसा है, एक हताशा बैठी हुई है, आप समझ नहीं रहे हैं। आप जाके जनमानस से पूछे, एक हताशा छाई कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वोट परसेंटेज का हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि अगर वोट कम पड़े हैं तो बीजेपी जा रहे हैं, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि जितना वोट पड़ रहा है, बंगाल में पड़ रहा है, त्रिपुरा में पड़ रहा है, कर्नाटक में पड़ रहा है, तो वो बीजेपी कहाँ जा रही है? बीजेपी आ रही है कि जा रही है कि समझ में नहीं आता। इसलिए हमें इस चीज के ऊपर थोड़ा संयम रखना चाहिए कि कम वोट पड़ना इस चीज का कोई इंडिकेशन नहीं है कि बीजेपी जा रही। और अगर बीजेपी जा रही है तो वोट ज्यादा पड़ना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया। इस तरह का एनालिसिस आज से करीब 20 साल पहले चलता हो, जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, जब जानकारी नहीं थी। आज कुछ हुआ तो 4 दिन के बाद में मालूम पड़ता। आजकल लोग ज्यादा जागरूक हैं। मैंने पिछली बार ये बात उठाई थी कि सड़क के किनारे रेडी वाले के पास भी स्मार्टफोन है, वो भी वीडियो देखता है। तो एक ये तो हुई वोट परसेंटेज की बात। दूसरी बिंदु जो आपने उठाया कि इतनी नेगेटिविटी क्यों फैली हुई है, सिन्हा साहब, मैं इस चीज का बिल्कुल, मैं पक्का इस चीज से सहमत हूं कि ये चुनाव यहां से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये चुनाव बाहर से लड़ा जा रहा है। और इसका प्रूफ देता हूं मैं। जयशंकर जी ने एक बात कही कि जो लोग अपने आप को स्टेक होल्डर समझते हैं, दे आर नॉन प्लेयर्स। उन्होंने क्या यूज किया वेस्ट के लिए और यूएस के लिए, जिन्होंने इतना ढिंडोरा पीट रखा है, एलिट्स, दे आर नॉट द प्लेयर्स। उनको अब जो हमारे समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग है जो पैसा लेकर या किसी अन्य कारणों से उन तत्वों के साथ खड़ा हुआ है जो राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनके ऊपर हमें शर्म आती है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। संजय कुमार सर ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया है, मैं इस चीज से सहमत हूं। लेकिन खैर, आप एक चीज जान लें कि ये नेगेटिविटी बैठी हुई नहीं है, फैलाई जा रही है। दे पेड फॉर इट। अभी रिसेंटली एक पोस्ट आया था, मोनिका हलाल अपने ग्रुप में आया था। और मोनिका हलाल कौन है?
जब उसकी जन्मपत्री मैंने निकाली, पहले तो वो प्रिंट में काम करती रही, और प्रिंट एंटी गवर्नमेंट है, इट इज प्रूवन। इसके लिए कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके फाइनेंसर्स को, इसकी पॉलिटिकल लीनिंग्स को, इसके पास को देखें, आपको मालूम पड़ेगा। दूसरी बात, प्रिंट जैसा प्राइवेट चैनल, प्राइवेट मीडिया इसको 4 महीने के लिए भेज देता है येल फेलोशिप में। 4 महीने का प्रोग्राम है सर, एक प्राइवेट वाला। क्यों? जब येल फेलोशिप को मैंने खोदा तो और तो बहुत सारे लोग मिले जिनकी मैंने डिटेलिंग नहीं की, सिर्फ एक की डिटेलिंग की, नंदिता दास। नंदिता दास का 2014 का एक बयान मैंने पोस्ट किया था अपने ग्रुप में भी। तो एक तो एलिनिएशन ये हो गई। दूसरी तरफ वो गई थी एक जर्मनी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करता है सिर्फ अफ्रीका, एशिया, इंडिया और चाइना। why not US, and why not यूरोप? आप जानते हैं उसकी करंट प्रेसिडेंट कौन है पिछले कई साल से? शी इज ex JNU। और JNU की क्या रेपुटेशन है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मोनिका जी वहां से आई है तैयार होकर, अच्छा लिखती। क्यों? इनके पति कौन है? रेड माइक चलाते हैं सर उनका अपना। तो ये गोरख धंधा ऐसे चल रहा है। रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड किसने दिलाया? साहब ये सब टेलिटेल साइंस हैं, ये हमको जानकारी अभी, हम तो कुछ जानते ही नहीं है जब हमें इतना कुछ पता है। जो लोग इस चीज को, जो इस चीज के पंडित हैं, वो कितना कुछ जानते होंगे। सोरोस ने ओपनली कहा, सर ये चीज तो ऑन रिकॉर्ड है, ये चीज तो ऑन रिकॉर्ड है कि सोरोस ने मोदी के लिए ओपनली कहा था मैं निकाल दूंगा इसका। फिर सडनली यूके एक्टिव हो जाता है। क्यों? सर ये नेगेटिविटी फैलाने का तरीका है ताकि लोग हताश होकर निकले नहीं। लेकिन इसका इफेक्ट उल्टा हो रहा है। हताशा इसलिए नहीं बैठी है कि ये इन लोगों का नैरेटिव चल रहा है, हताशा इसलिए बैठी है कि लोगों को मालूम है कि ऑपोजिशन है ही नहीं। ऑपोजिशन को भी पता है। कांग्रेस के एक लीडर ने ऑलरेडी कहा था राहुल गांधी के लिए कि उसको तो छोड़ो, प्रियंका जो है 2029 की तैयारी कर रही है। 2024 में तो ये लड़ ही नहीं रहे हैं और उसके इतने निशान मिलते हैं। कांग्रेस हर जगह अपने को झुका रही। कांग्रेस लड़ कितने रही है? कांग्रेस इज फाइटिंग द लोएस्ट नंबर ऑफ सीट्स फॉर डिकेड्स एवर सिंस इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्यों? दे डोंट वांट टू विन कंपटीशन। उनको पता है पिटाई होनी है बहुत। और मैं रमाकांत साहब आपसे ही जानना चाहता हूं कि मुझे ही लगता है सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी 4 फेज चुनाव की बाकी है और जो हमारे पथभ्रष्ट या आंखों पर पट्टी बांधे हुए सनातनी भाई हैं उनकी संख्या कम नहीं है। वो अपने को कम ज्ञानी नहीं आंकते हैं और जनता भोली भाली है। हमें इस चुनाव के लिए ही नहीं, आगे आने वाले 2047 के लिए जब हम सोचते हैं कि अगर गाड़ी इस देश की इस तरह चलती रहेगी तो पुनः हम विश्व गुरु बन सकते हैं, सोने की चिड़िया बन सकते हैं और दुनिया को मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसमें रुकावट ना आए। आप रमाकांत पांडे साहब इस पर कुछ प्रकाश डालें। और मुझे ये लिखना पड़ा कि आप धमकी दे रहे हो। अब आप धमकी दे रहे हो, ये धमकी ही बचाना
आपके हाथ में अब तक अंडर करंट के रूप में, अंडर रूप में, आप छिपे हुए रूप में आप अब तक बहुत कर ले गए, इसी को तो उजागर कर रहा है, इसलिए बिलबिलाहट है ना। और ये बिलबिलाहट शांत होगी मोदी जी के आने से। अरे भाई कुछ तो सुधारवादी जो धर्म के, आपका धर्म कब उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं। जितनी योजनाएं केंद्र की आई उसमें कब ऐसा हुआ कि मुसलमान के नाम पर हटा दिया गया हो ना? कोई ऐसी योजना बता दीजिए जिसमें हिंदू और मुसलमान हुआ हो। और ये भी मैं पूरा डेटा नहीं, डेटे पर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेटा मैंने इकट्ठा नहीं कर रखा है, नहीं इतना समय लगाता हूँ इसमें कि मैं ये देखूं कि सबसे ज्यादा मुसलमान ही, उसके हिसाब से अपनी जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान ही लाभान्वित हुए, क्योंकि वे हर जगह गरीब अपने आप को, वो तो उनका बहुत धनी आदमी होगा तो भी घर में 10 आदमी हैं और 10 के 10 कमा रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से। और आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां उनकी मोनोपोली बन गई है। जैसे उदाहरण के लिए ले लें तो फल मंडियां, सब्जी मंडियां एकाधिकार है। जो हम जहां उनको देख रहे थे आज से 20 साल पहले, जहां हम देखते थे कि हिंदू लोग काम कर रहे हैं वहां तो वो हटाए जाए। तो वो इस समय भाव बढ़वा देना, इस समय रोक देना, उसकी डिलीवरी रोक देना, मार्केट में हाय तौबा मचा देना, इससे कुछ लोग वो होंगे, तथा कथित मूल्य बढ़ा देना। तो इस प्रकार से ये सब जो चल रहा है, ये मुस्लिम संप्रदाय, हमने उन्हें बहुत समझाया और ये कहा। रही बात हम लोगों की, सीधी सी बात है कि अगर परसेंटेज कम हो रहा है तो ये चेतावनी है। बिल्कुल। मैं संजय जी के उससे इस समय बिल्कुल वो नहीं करता हूँ, वो हताश होकर बैठे हुए हैं। बंगाल में बढ़ना, केरल में बढ़ना, जहां उनकी जनसंख्या ज्यादा, जहां हमारी जनसंख्या ज्यादा वहां कम होना, ये कतई नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं इनसे थोड़ा सा अपनी राय भिन्न रखता हूँ और सादर उनकी बातों को सीधे सीधे मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है, संभावनाएं हैं ये, लेकिन हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अभी अभी और हैं, सिर्फ 2 ही गई हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनावे। अपनी पहुंच भाजपा के रूप में नहीं, अपनी पहुंच इस बात के लिए नहीं कि हम फला उसके कारण इनसे, इनके समर्थक हैं। हमें तो सिर्फ ये करना है कि भाई स्थिरता अगर आई, बेसिकली इंजीनियर्स, वी आर इंजीनियर्स, हमारी जितनी योजनाएं हैं वो क्रियान्वित कब होंगी? जब स्थिर सरकार हो। और अगर हमारी सरकारें स्थिर नहीं होंगी, जो आज हम पिछले देख तो चुके, जो अस्थिर सरकारें रही पिछले करीब 30 सालों में, 20 के ये 10 के पहले वाली जो थी वो सारी अस्थिर सरकारें थी। वो 10 छोड़ करके, वो 10 तो बहुत काला अध्याय है, 4 से 14 बहुत काला अध्याय है। उसके पहले जो था वो अस्थिर सरकारें थी। लोग कहते हैं कि जनता पार्टी सरकार थी, क्या जनता पार्टी? लोग कहते हैं भाजपा भी एक सरकार में थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो स्थिर सरकारें नहीं थी। और इस प्रकार स्थिर सरकार अगर नहीं रहेगी तो हमारी योजनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। और जिस हिसाब से हम विकास कर रहे हैं उस विकास की गति को विराम लगेगा, अवरोध उत्पन्न होगा। और इन अवरोधों को और इस विराम की गति को, सीधी सी बात, में सोनी जी के इस उससे बिल्कुल सहमत हूं कि ये विदेशी कभी भी नहीं चाहते। ये विदेशी हमें उस सोने की चिड़िया की स्थिति में लाना नहीं चाहते। हम फिर से उस तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हम कर्मठ हैं, हम सनातनी हैं और सनातन कभी चीजों को खराब नहीं करना चाहता। सनातनी हमेशा चाहता है कि चीजें उन्नत हो, सबको साथ लेकर के हम चलें, उन्नत हो। लेकिन जो विरोधी हैं वो चाहते हैं, और इस विरोध में सीधी सी बात है, बाहर के लोगों का बहुत बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। बिल्कुल, सोरोस ने तो डिक्लेयर किया ही, पैसा मिल रहा है, पैसा दे रहा है, पैसा पकड़ा भी जा, ये कोई मामूली बात है?
ये हमें बताना पड़ेगा कि आज की डेट में अब तक के सबसे ज्यादा पैसा जब्त किया गया है इस इलेक्शन टाइम में। इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा दो ही, अभी अभी दो वो चले, और दो ही क्रम में हमने हमने पिछले उससे सबसे ज्यादा पैसा जब्त किया है। ये साबित नहीं करता कि कितना बाहर से पैसा आ रहा है। तो मैं सिर्फ संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, इसको अपनी वाणी को विराम देते हुए, कि हमें सतर्क रहें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने, चाहे गांव में चाहे शहर में, सिर्फ अपने बूथ के या अपने इलाके में नहीं, बल्कि हर उस जगह जहां जहां हमारा प्रभाव हो सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रमाकांत पांडे साहब। मैं अब संजय सक्सेना साहब की तरफ मुखातिब होना चाहूँगा। मैं वैसे तो वो विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सियालकोट का जब मर्जर का इशू आया था कि हिंदुस्तान में जाए या पाकिस्तान में जाए, सियालकोट में हिंदू पॉपुलेशन 60% थी, मुस्लिम पॉपुलेशन 40% थी। और जब वोटिंग हुई तो हमारे सनातनी भाई सोते रहे और निर्णय मुस्लिम के पक्ष में गया। इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ कि वो 60% से वो 10% रह गए। और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि दिखाई नहीं दे रहा है हमारे सनातनी भाइयों को। अभी भी समय है, 4 फेज बाकी हैं। कुछ करिए, चाहे गांव में जाना पड़े हम लोगों को, हमारी वोटिंग एरिया के खत्म हो गए हों, आह्वान करिए। सक्सेना साहब आप बोलिए इस पर। मैं मोदी जी ने जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, पब्लिक वक्तव्य था, कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो मुझे मार देंगे। आपको शायद याद होगा ये। अब मुझे उस वक्तव्य की गंभीरता का पूरी तरीके से एहसास हो गया है कि मोदी या सनातन के विरुद्ध कितना बड़ा षड्यंत्र है। जब मोदी जी ने 10 साल पहले इस चीज को समझ लिया था तो उन्होंने उसी के अनुसार अपने सारे जो मूव थे उसी प्रकार से सेट किए हैं। अब चूंकि मैं इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ हूँ, 20-25 साल मैंने इलेक्शन कराए हैं, मुझे मालूम है इलेक्शन में वोटिंग कैसे होती है। सरकारें जहां से बनती हैं, गांव से सरकारें बनती हैं जहां वोटिंग पड़ता है, तो मोदी जी ने या योगी जी ने कोशिश की है कि हम वहां तक पहुंच पाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। मैं शाम को टहलने जाता हूँ, हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन है क्रॉसिंग में ही, तो वहां पर जो काम वाली मेट्स जाती हैं तो हर पुलिस वाला, एक लेडी कांस्टेबल थी, उनको रोक कर एक ऐप बता रही थी और उसको फीड करवा रही थी। मैंने पूछा उससे क्यों ये, तो बोली कि इस ऐप में ये फैसिलिटी है, अगर ये फोन करेगी तुरंत पुलिस उपलब्ध हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि इनको बहुत लोग छेड़ते हैं। अब आप समझिए, मैंने फिर दोबारा, जो मेट्स हैं कई बार हमसे दवा ले जाती हैं होम्योपैथ की, तो मैंने उनसे पूछा, तो बोला अंकल जी अब कोई लड़का हमको छेड़ता नहीं है, कोई हमसे बदतमीजी से बात नहीं करता, जो पहले बहुत आम होता था। और इसके लिए वो श्रेय देती हैं योगी जी को, मोदी जी को। एक रीजन ये है कि वो किस स्तर तक नीचे तक पहुंच गए हैं। दूसरा, जो अभी हमारे सर बात कर रहे थे, ग्रुप में चर्चा हो रही थी कि साहब वो इतने प्रो हैं, उस पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उनके अंदर का एक दर्द है कि अंग्रेजों ने सत्ता मुझसे ली थी और वापस मुझको जाते समय मुझको नहीं की, तो हम ही इस देश के रूलर हैं। ये उनके मन में भरा हुआ है कि सत्ता हमारे पास ही आनी चाहिए, और सत्ता हमारे पास नहीं आई जब अंग्रेज छोड़ के गए, क्योंकि उन्होंने सत्ता बहादुर शाह जफर से, मुझसे ही ली थी, हमसे ही ली थी। तो वो दर्द उनका है। और ये विकास, ये सब चीजें सेकेंडरी है। हमें सरकार के जो मंतव्य हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना है। विकास होता रहेगा जब हम एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए मोदी जी या योगी जी या जो उनके साथ लोग लगे हुए हैं, वो इस चीज को हमसे ज्यादा समझते हैं, और उन्होंने जो हमारा हार्ड कोर वोटर है उस पर स्ट्राइक किया है, और वो पूरी तरीके से अपनी जान लगाकर हर तरीके से उनको वोट डालने जा रहा है। जहां तक परसेंटेज की बात है, तो परसेंटेज मुझे लगता है कुछ कमियां हैं हमारी वोटर लिस्ट में।
कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से दिखाई पड़ रहा है। साधारणतः जहां पे सरकारें होती हैं, अगर वहां पर वोटिंग ज्यादा होती है तब भी सोचा जाता है कि ये वोटिंग अगेंस्ट द सिस्टम है। लेकिन इस समय वोटिंग अगर 50% से ऊपर हो रही है तो मुझे लगता है कि वोटर बिल्कुल मोदी जी के लिए ही वोट हो रहा है। बाकी पार्टियां केवल ट्विटर पर ही गेम खेल रही हैं, और जो आम जनता इस देश की है वो उन पार्टियों का एजेंडा हमसे अच्छे समझ गई है। जो जिसको हम कहते हैं साधारण वोटर, या हम कहते हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वोटिंग के मामले में वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, और उनको मालूम है किसको वोट डालने से हम सुरक्षित रहेंगे। ये मेरा अपना वो है, मैंने जो महसूस किया मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ। दूसरा, वो ताकतें तो पिछले कई वर्षों से सिस्टम में घुस चुकी हैं। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ कि जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो यूपीपीएससी है, पीएससी है, उनके माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकतों को सिस्टम में घुसा दिया गया था, और वो आज की डेट में ब्लाइंडली उनके साथ ही खड़े हुए हैं। और इस पर मेरी एक कंप्लेंट भी है जो पीएमओ में चल रही है और सीएमओ में भी चल रही है, जिसमें मैंने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि डी कंपनी के लोग यूपीपीएससी के माध्यम से गवर्नमेंट में क्लास वन अधिकारी बना दिए गए थे, और आज भी पीएससी और गवर्नमेंट उस पर कुछ कह नहीं पाती है। तो इसलिए खतरा है, लेकिन हम उस खतरे को अच्छे से कैसे लड़ें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि मोदी और योगी जो हैं, या जो सनातनी हैं, वो उस खतरे को हमसे ज्यादा जानते हैं, और उन्होंने मास लेवल पर उस खतरे को सबको अवगत करा दिया है। और जो वोटिंग के लिए जो लोग निकल रहे हैं, वो वन साइडेड वोटिंग हो रही है। मेरा ये अ, अपना आकलन है, और मैं चाहता हूं ये हमारा आकलन जो है ये सिद्ध हो, सही सिद्ध हो। थैंक यू वेरी मच संजय सक्सेना साहब। अब सत्र का अंत आ रहा है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जल्दी लॉगिन कर लिए थे, तो 40 मिनट का समय खत्म हो जाएगा। मैं राजेंद्र प्रकाश सोनी साहब से चाहूँगा कि कुछ मार्गदर्शन दें। जो वहाँ वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, सनातनी कैसे रास्ते पर लाए जाएं, और इस सभा का फिर समापन आप ही करें सोनी साहब। सर, ऐसा है कि खास तौर पे उन एरियाज में जहां पर वोटिंग हो चुकी है पहले ही राउंड में या सेकंड राउंड में, लेकिन जो बड़े प्रदेश हैं जैसे यूपी है या अन्य जगह है जहां पर वोटिंग के अभी 5 फेज बाकी है, तो आपने जो एक सलाह दी थी कि अगर हो सके तो हम जाएं और लोगों को लेके आए, ये संभव है, किसी को ये तो करना ही होगा। दूसरी बात यह है कि केरल जैसे प्रदेश में भी वोटिंग 10% कम आई है। तीसरी बात यह है कि केवल पैसा नहीं चल रहा आजकल, पैसा पकड़ा जाता है, पैसा इधर उधर कर किया जा सकता है, चल रहा है ड्रग। इतिहास गवाह है, घर परिवार मित्र एकजुट नहीं रह पाते। जनता कैसे साथ दे मोदी का, या वोट दे सके रिलेटिवली बेस्ट को, ये गंभीर समस्या है। हर घर परिवार एओ आरडब्ल्यूए सरकार कॉरपोरेट में मेरिट का ईमानदार आकलन व सम्मान नहीं हो पाता। बुद्धिजीवियों को, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को चेष्टा करनी होगी कि राजनीति में योग को मौका देने की नीति कैसे इम्प्लीमेंट। किसी कॉर्पोरेट हाउस में बेस्ट ऑफ बेस्ट को कोई प्रोजेक्ट या जॉब या पोजीशन किस प्रकार दी जाए। ये नीति जो आरक्षण की है और अपीजमेंट की, इसका अंत तो करना ही पड़े यदि आपको श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन बनना है, श्रेष्ठ देश बनना है। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र प्रसाद सोनी साहब। मैं परिचय करना चाहूँगा रमाकांत पांडे जी को कि ये संजय सक्सेना साहब अपने रुड़की के ही
82 बैच के इंजीनियर हैं और रमाकांत पांडे साहब हमारे और सोनी साहब के वर्ष 73 के रुड़की के स्नातक हैं। नमस्कार सर। ये सर, ये जो चैनल है, रुड़की की ख्याति है कि ईमानदारी से और बेबाकी से किसी भी जटिल बिंदु का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राजा दशरथ भी सनातनी थे। सोच इस तरह की होती है, पवित्र सोच होती है। बस उस पवित्रता के चक्कर में वे नेगेटिव लोगों का साथ दे जाते। राजा दशरथ से भी त्रुटि हुई कि अपना जो वरदान दिया तोड़ा नहीं और केकई को बोल दिया। इसी प्रकार भीष्म पितामह जी ने भी अच्छा होते हुए भी, सनातनी होते हुए भी दुर्योधन के पक्ष में अपना वचन पूर्व में दे देने के कारण साथ दिया। ये स्थिति भी ठीक है। अशोका द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि उनके 100 भाई थे, बिंदुसार के 100 पुत्र थे और अशोक जी वरिष्ठ नहीं थे मगर योग थे। उन्हें भी कत्लेआम करके अपने बल से सत्ता प्राप्त करनी पड़ी और चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। मेरा कहना यह है कि वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास है, वर्तमान में डाटाबेस ड्रिवन टेक्नोलॉजी आपके पास है। पूर्व में निश्चित रूप से कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे, मगर जाने अनजाने में वो श्राप दे देते थे और कभी कभी व्यक्ति विशेष को पढ़ने में भी त्रुटि हो जाती थी।